और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले हिट विकेट बाय रैम्पस को सब्सक्राइब करें। स्पेशल्स पे तो यार आप लोग छा गए हो कसम से। मैं तो बार बार रीचेक कर रहा हूँ तो यार बात सही कर रहे हो गलत कर रहे हो रिपोर्ट अभी तूने पकड़ा नहीं। हाँ ये बड़ा मजे का शो है। ये लोग बॉयज बड़े फिट हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है हमारी कमेंट्स में बहस भी हो जाती है, बड़ा मजा भी आता है इनसे बात करके। तो एक अच्छी चीज है कि एक हम प्रोडक्टिविटी बात करते हैं। तनकीद पर है, तनकीद नहीं तनकीद पर है, इस पे चलते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू दूसरा व्यू पॉडकास्ट। एपिसोड 17 कंटिन्यू हो रहा है और आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल मेहमान है पॉडकास्ट के साथ। नान और जाजिम वापस जाने से पहले रामेश को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ सारी ऑडियंस से। रामेश हमारे पहले व्यूअर आए हैं। ही हैज़ बीन सो ग्रेशियस कि उन्होंने अपना टाइम दिया हमारे ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में। थैंक यू सो मच फॉर दैट रामेश। लाहौर से इनका ताल्लुक है। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कैसे हैं? यार मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच यार दूसरा व्यू बुलाने के लिए। फैंस का जैसे आप लोग कहते हो ये चैनल है तो थैंक यू, बहुत हम्बल मैं फील कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है यार आप लोगों से इंटरेक्ट करके। ऐसी कोई बात नहीं, पता है आप कमेंट सेक्शन में एंगेज करते हैं, हमें ऑलरेडी पता है आपको काफी नॉलेज स्पोर्ट के बारे में, तो बड़ा मजा आएगा आज का टॉपिक स्पेशली बिकॉज आप मिसबा के इतने बड़े फैन हैं, उसको डिस्कस करने में मजा आएगा। मेरे जाजिम जरूर। इससे पहले हम शुरू करें। जाजिम आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा रामेश भाई आए हमारे शो पे। और सबको दूसरा व्यू के व्यूअर्स को, हिट विकेट के व्यूअर्स को सबको अस्सलाम वालेकुम। अदनान आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। सबको आप तीनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत अच्छा हूँ। वीकेंड के बाद तो मैं और तवाना हो गया हूँ, मुझे और खुशी हो रही है। सर जी बहुत ज्यादा फ्रेश न्यूज आई है। टीम तो सिलेक्ट हो गई है। टीम सिलेक्शन के बारे में हमने बात कर ली है पहले पार्ट में, लेकिन पार्ट 2 में आज हम मिसबाह उल हक को एक्चुअली रिजाइन करना चाहिए था या टर्मिनेट किया, ये होना चाहिए था। एनीवन वाज दिस द परफेक्ट टाइम फॉर इट? क्या उन्हें एज ए कोच होना चाहिए था, एज ए सिलेक्टर होना चाहिए था, और उनकी जो परफॉर्मेंस उसकी बुनियाद टर्मिनेट करना चाहिए था एज ए सिलेक्टर? इससे मैं शुरू करूंगा। पहले रामेश साहब से शुरू करूंगा कि थोड़ा अनफेयर आपको लगा कि क्योंकि डुअल रोल थे मिसबाह के, हमने उनको ज्यादा एज ए सिलेक्टर, इसे आप थोड़ा थैंक यू सो मच। अच्छा यार देखो ये बात ये है कि मिसबा का जैसे आपने कहा मैं फैन हूँ, ठीक है। मैं एज अ कैप्टन जिस टाइम पे उन्होंने लीडरशिप अपनी ली थी अंडर 2010 में, वो जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, उसके बाद 7 साल कैप्टनसी की, जितना क्रिटिसिज्म उस बंदे ने फेस किया, फिर भी लगा रहा नंबर 1 लेके के रोल पे। मुश्किल रोल था, लेकिन इस तरह पीसीबी इसको जस्टिफाई कर रहा था न्यूजीलैंड की एग्जांपल देके, माइक हेसन की एग्जांपल देके। तो हमारे डेमोग्राफिक डिफरेंट है, हमारा सीन डिफरेंट है। हम मतलब 30-22 की जितने भी 23 करोड़ की आवाम है, तो देखा जाए तो यहाँ पे मुश्किल है। प्लस यहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत होता है, वहां पे शायद इतना ना होता क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स है, ठीक है, फैक्ट है। अब मिसबा ने जब जिम्मेदारी ली तो उसने तो ऐसा मतलब कि यार ठीक है मैं इसको भी लेके चलता हूँ। हम शायद इस चीज में थे कि यार मिसबा एज अ, मैंने जो फील किया कि मिसबा एज अ चीफ सिलेक्टर थी, उसकी वजह है क्योंकि देखिए क्रिकेट बोर्ड इसको बार बार खुद जस्टिफाई क्या करता है, मिसबा इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं तो वो सीख रहे हैं। यार पाकिस्तान में मैंने बहुत हमेशा ही देखा कि हर कोई आगे ही सीखता है, कोई सीखा सिखाया नहीं है। बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे भी नए हैं, उन्हें भी सिखाओ जी पाकिस्तान टीम में। मेरा यार देखो सीधा सा पॉइंट है कि एज अ चीफ सिलेक्टर इसको क्यों होना चाहिए था, बिकॉज जब तक वो कोच या चीफ सिलेक्टर नहीं बने थे वो डोमेस्टिक खेल रहे थे। पीएसएल भी खेला है, फैसलाबाद की टीम को ग्रेड 2 में क्वालिफाई करवाए, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में लेके आए, और डोमेस्टिक के वो हर प्लेयर को वो जानते हैं कि उसको पता है टॉप से बॉटम कौन है। तो आई फील कि यार एज अ चीफ सिलेक्टर उसको काम करना चाहिए था। प्रेशर कम होता है, आपने एक टीम बना के देनी होती है और आपको हर लड़की की नोहा होती है। ऑन दी अदर हैंड कोच में हुआ है तो वही वाली बात है, कहना पड़ता है कि यार माइंडसेट जैसे एक डिफेंसिव माइंडसेट था वो कहीं ना कहीं आपको टीम में नजर आता है। एग्जांपल मैं ये दूंगा कि जो मैनचेस्टर टेस्ट कोचिंग के ऊपर अभी आएंगे रामेश। कोचिंग का रोल क्या होता है स्पेशली T20 टीम की, मुझे काफी ज्यादा सच्चा नजर आ रहा है। बिल्कुल करना चाहता हूँ जाजिम, आप खुश हैं कि एज ए सिलेक्टर रिमूव हो चुके हैं मिसबाह उल हक? इसका जवाब है पहले। ये सिलेक्टर उनकी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की थी पिछले दौरों में, उसमें काफ़ी हद तक ये नज़र आ रहा था कि मिसबाह उल हक हैज़ डेफिनेटली गॉट 1 or 2 थिंग्स रॉन्ग अबाउट द सिलेक्शन। लेकिन जो है पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो हमेशा से ही जो है वो कांटों का बिस्तर रही है, फूलों का सेज तो कभी नहीं रही। मुश्किल होता है
सेलेक्टर्स के लिए कि वो अपनी जो है वो सिलेक्शंस को जस्टिफाई कर सकें अक्सर। मिसबाह उल-हक ज़रूर आपने जब मिसबाह उल-हक को 3 रोल्स दिए थे तो आपने तो गालिबन ये कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाई होगी कि एक अचानक बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज आना शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली जब आप किसी को रोल देते हैं, वो भी तीनों रोल देते हैं, तो आपको ज़रूर ये एक्सपेक्टेशन तो लेके चलनी चाहिए कि पहले 6-7 महीने कोर्स करेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर पीसीबी ने उनको रोल दे दिए थे 3, तो उनको फेथ भी शो करना चाहिए था। उनकी सिलेक्शंस में ज़रूर फ्लॉज थे, लेकिन ऐसे बड़े फ्लॉज नहीं थे कि जिससे बहुत बड़ा जो है वो कोई तूफान खड़ा हो रहा था। मिसबाह उल-हक सीखते अपनी गलतियों से, और मेरे ख्याल से अभी कोई मेजर टूर्नामेंट भी ऐसा 2020 में तो हमने इंग्लैंड का टूर किया, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया ना। या तो इसका मतलब है कि आप ये कहें कि जी हमने जब पहले ये डिसीजन लिया था तो हम उस वक्त भांग के ज़ेर असर थे, तो अब हमारा भांग उतर गया है, तो अब हमें लगता है कि नहीं, हमें फैसला वापस लेना है। अगर आप मेरिट की बात करते हैं तो आप अपने फैसले को हमेशा जो है उसके रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं, टाइम देते हैं। मेरे ख्याल से इट्स वेरी इमेच्योरिश बाय द पीसीबी ये जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है अदनान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जाज़िम के पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए। कह रहे हैं कि प्री मैच्योर है थोड़ा, लेकिन एक और वरीइंग पॉइंट ये है कि स्पेशली ऑन द इंग्लैंड दैट वाज अ 30 मैन स्क्वाड। यूजुअली सिलेक्टर्स को 15 मैन स्क्वाड मिलता है, 16 मैन स्क्वाड मिलता है। 30 मैन स्क्वाड में भी क्रिटिसिज्म सिलेक्टर को रिजाइन करना पड़ा। ये इसमें से आपका क्या हवाला है कि कितने ज्यादा उनको अवेलेबिलिटी थी भी और फिर भी उनको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस हुआ? मैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि जैसे रामेश भाई ने कहा कि वो सीख रहे थे, यार ये तजर्बा का थोड़ी ना है कि लोग आके इधर ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेंगे। ये पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है यार, मतलब कि ये कोई किसी फ्रेंचाइज नहीं है, कोई रीजन की टीम नहीं है कि जो लीडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है कि मैं साथ साथ सीख रहा हूँ। ये सिलेक्शन के मुताबिक उन्होंने नहीं कहा कि मैं सीख रहा हूँ। उन्होंने कोचिंग के हवाले से कोचिंग के हवाले। बात यह है कि मिसबाह उल-हक ने जो सिलेक्शंस की हैं वो तो बहुत क्वेश्चनेबल थी। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के जहाँ मुश्किल टूर था वहाँ वो शुएब मलिक और हफीज़ को ड्रॉप करके चले गए। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ वो शुएब मलिक और हफीज़ को ड्रॉप करके चले गए। जब वहाँ सीरीज हारे, बहुत ज़्यादा बैकलैश है, तो बांग्लादेश जैसी निस्बतन आसान हरीफ के खिलाफ उन्होंने वापस ले। फिर जिस तरह भी उन्हें बात फिर जब आप फवाद आलम को इस तरह क्रेडिट दे रहे थे, मैं समझता हूँ कि अब अगर फवाद आलम को डिसीजन करना था तो फिर तो मतलब कि फिर तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है ना। फवाद आलम की सिलेक्शन का जो है वो जो भी इशू है उसका मिसबाह उल-हक से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो ये, फवाद आलम को अगर सिलेक्ट किया तो मिसबाह उल-हक ने किया। ठीक है, मैं समझता मिसबाह उल-हक ने किया, नो डाउट उनके दौर में है, लेकिन आपके ख्याल से फवाद आलम के ऊपर इतना मीडिया का प्रेशर नहीं आ गया था कि यार फवाद आलम को सिलेक्ट कर लो? नहीं देखिए, आप स्पिन आप स्पिन दे रहे हैं ना, ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म वाली बात हो गई है। आप स्पिन दे रहे हैं एक जो है बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात को। मिसबाह उल-हक जब आए हैं तब फवाद आलम के साथ वाफर मकदार में ज्यादतियाँ हो चुकी थी, और वो जो है अपना जो उनको 3 साल पहले सिलेक्ट हो जाना चाहिए था वो सिलेक्ट नहीं हो सके थे। अब ऑब्वियसली मिसबाह उल-हक जब आए हैं तो उनका बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो अपनी फिलॉसफी के मुताबिक जो है वो सिलेक्शन करें, जो उनको लगता है एक सिलेक्टर को पूरी जो है वो होनी चाहिए। आपने जो बात की है कि जी पहले हफीज़ को, उमर अकमल को वगैरह को, ये हफीज़ को और ये मलिक को ड्रॉप किया गया, तो देखिए ये तो एक बड़ा अच्छी बात है कि एक सिलेक्टर वाज एबल टू was brave enough, was attacking enough to take a young team to Australia tour। आपका कप्तान भी यंग था। जाहिर है जब उस टूर्नामेंट के रिजल्ट्स आए तो उसके बाद कप्तान ने ये जो है इनपुट दी, और कप्तान की इनपुट को मानना पड़ा मिसबाह उल-हक को कि यार अभी हमें T20 वर्ल्ड कप में हफीज़ और मलिक को लेके चलना है। बट मिसबाह उल-हक वाज नेवर ऑफ द ओपिनियन कि हमें जो है हफीज़ और मलिक के साथ वापस जाना है। तो वो कप्तान की भी रिकमेंडेशन है ना। देख, कप्तान ने पुश किया उसके लिए। अब कप्तान कंफर्टेबल नहीं है, अगर एक सिलेक्टर अटैकिंग सिलेक्शन कर रहा है और कप्तान कंफर्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली कप्तान को प्रेरोगेटिव देना पड़ता है उस सिलेक्टर को। क्योंकि नाद ने सिलेक्शन के फ्लॉज की नॉलेज शुरू की थी। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ अभी मिसबाह उल-हक की सिलेक्शन के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको उनका पता होना। देखिए, मिसबाह उल-हक ने अभी तक जितनी मेजर सिलेक्शंस की हैं उनमें कोई एज सच ब्लंडर्स नहीं किए हैं। जो 30 मेंबर की स्क्वाड थी इंग्लैंड की, उसमें यकीनन सवाल उठे थे सोहेल खान की सिलेक्शन पे, इमरान खान नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए जो टीम खेली है
जो स्टार्टिंग 11 खेली है हर मैच में इंग्लैंड में, उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कायदे आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं किया हुआ। स्क्वाड में आपका आप मुझे एक प्लेयर बता दें जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेल गया हो और उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म ना किया हो, एक प्लेयर कोई मुझे बता दें। हाँ, एक सवाल, सिर्फ एक छोटा सवाल है, फिर आप रमेश भाई पे जाएं। मेरा सवाल ये है कि आपने पिछले साल डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज किया, कंपैरेटिव टीम होगा था, वो इतना स्ट्रक्चर आपके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू पीसी, मतलब इन्होंने जो कहा बड़ा अच्छा है, वो इतना बाद में साथ हुआ, कितना फुल स्ट्रक्चर है कि उस स्ट्रक्चर का जो मैन और टूर्नामेंट था वो टेस्ट क्रिकेट में बंदों में जगह नहीं मिला सकता। 30 मैन में यार। देखिए बात की होती है जफर गोर की बात, जफर गोर अभी सिलेक्ट हुए हैं बाय द वे, जो कल टीम अनाउंस हुई है। अच्छा बाय द वे, जहाँ तक बात है मैन ऑफ द टूर्नामेंट की और हर चीज़ की, आपको देखना पड़ता है कि किस पोजीशन के लिए कौन सा प्लेयर जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। अगर आप सिर्फ इस पे जाएंगे कि नंबर्स क्या हैं, तो फिर तो खुरम मंजूर को सिलेक्ट होना चाहिए T20 के लिए। खुरम मंजूर ने टॉप किया है अभी सीजन में, आप उसको सिलेक्ट कर लें। फिर तो क्या कहते हैं, आप जो है वो सोहेल खान को सिलेक्ट कर लें T20 के लिए, उन्होंने भी पूरी अच्छी बॉलिंग खेली, टॉप 5 में वो भी हैं। आप फिर अगर आपने इसी तरह चलना है तो आप शोएब मकसूद को लें, शोएब मकसूद नंबर 2 पे है। ये नहीं होता, आपको देखना होता है किस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे जफर गोर कम्पीट कर रहे हैं उस पोजीशन पे हमारे पास ऑलरेडी शादाब खान मौजूद हैं, ठीक है यार। आप यासिर शाह की जगह एक करे थे, बहुत लेकिन बातों को हम अब आगे चलते हैं। और जफर गोर एक स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर नहीं है जो यासिर शाह की जगह ले सके। कौन है स्पेशलिस्ट? अच्छा, इसमें मैं सॉरी ऐड करना चाह रहा हूँ, जाजिर ने जैसे कि सिलेक्शन पे ठीक है माइनर ब्लंडर हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के जहाँ गलतियां देखा जाए तो उसमें प्लेयर्स की भी थी, जैसे ऑस्ट्रेलियन टूर पे आमिर ने सडन रिटायरमेंट ले ली, वहां आपने सडन बैकआउट कर लिया, तो यार नए प्लेयर्स पे जाना ही था, ठीक है। उस पे आप सुहेल खान या उस पे आप बाकियों पे नहीं रह सकते थे। इमरान खान को चांस दिया, नजर आया था ब्रिस्बेन टेस्ट में, देख लिया था हम लोगों ने क्या सीन है। नसीम शाह को दिया, वो एक प्रोस्पेक्ट है। शाहीन शाह दिया, नजर आ रहा है कि यार कर सकते हैं आगे। ब्लंडर की जहां तक बात है तो इस जिम्बाब्वे की जो स्क्वाड है उसमें नजर आया कि उस्मान कादिर ने कुछ नहीं किया। साउथ पंजाब से जाहिद महमूद एक लड़का था जो 2 साल से, तो वो एक था कि यार वो मतलब अगर आपने लेके आना तो नए प्लेयर्स को लेके आओ। नो डाउट सिलेक्शंस में होते हैं। अब जैसे जाजिम की बात को मैं सेकंड करूंगा कि जो मुझे भी पता लगा है कुछ अपनी चिड़ियों से चुड़ैलों से कि यार बाबर आजम चाहता था कि सीनियर प्लेयर्स आए, मिसबाह नहीं कभी भी चाहता था, मिसबाह हमेशा से चाहता था कि यार मैं नया ब्लड लेके आऊं, नए प्लेयर्स को चाहता, तो खुशदिल शाह था, ऑस्ट्रेलियन टूर पे डेब्यू कराया था, माम को वगैरह सबको कराया था, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलके चलने वाली चीज है। इसमें वन मैन शो नजर आता है, होता नहीं है, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ एक सिस्टम है, तो बस मैंने यही। और जहाँ तक उस्मान कादिर की सिलेक्शन की बात है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। जाहिद महमूद बेहतर परफॉर्म किया है डोमेस्टिक सीन में उस्मान कादिर से, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये कैसे हो सकता है कि जब आपने एक शख्स को टीम में सिलेक्ट किया हो, उसको स्क्वाड के साथ रखा हो दो लगातार सीरीज में, और फिर आप कहें कि अब आप उसे बगैर खिलाड़ी ड्रॉप कर दें, तो ये भी ज्यादती है। जाहिद महमूद का टाइम आएगा, लेकिन अभी उस्मान कादिर को आप 2 स्क्वाड से साथ लेके चल रहे हैं। आप बॉस इसमें ये देखिए ना, नहीं इसमें फिर आप ये देखो ना, कंसिस्टेंसी हमारी सिलेक्शन कमेटी की नहीं ना, जो ये कोचेस रेकमेंड करते हैं, जो ये 6 कोचेस वाला सीन था, ये थोड़ा सा ये काम खराब है। हम कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा जरा है, गड़बड़ है। मैं मिसबा को एज सेलेक्टर नहीं कर रहा, लेकिन जो साथ चलने वाले हैं, जो साथ की चीजें हैं, वो भी देखनी हमें है। सारा ब्लेम आप चीफ सेलेक्टर पे नहीं डाल सकते। ये मैं और उस्मान कादिर के हवाले से भी काफी ये खबरें गर्दिश हैं कि बाबर आजम के साथ काफी कुर्बत है। वो तो ऑब्वियसली, वो तो छोड़ दो, वो तो यार मैंने खुद देखा हुआ है, वो तो छोड़ दो आप लोग, वो तो उसका तो मैं गवाह हूं। अच्छा रमेश भाई, अब चलते हैं कोचिंग की तरफ। आपने कहा था कि साइन करना चाहिए था ताकि आज सिलेक्टर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिलेक्टर की पोजीशन तो चली गया, ठीक है, अब आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट कैसी चलती है, एक पोजीशन जाती है, कप्तान जाते हैं, कोच चले जाते हैं। अब आप कि मिसबाह को दूसरी पोजीशन लूज करने के बाद कितनी देर में लूज कर सकता है वो, आपको क्या लगता है? अगर टू बी ऑनेस्ट देखिए, कुछ मेरी हुई थी बात आज जरा लोगों से, तो यही सुनने में आ रहा है कि ऊपर से टेस्ट मैचेस की सीरीज देखी गई थी जो इंग्लैंड में सीरीज, और सेटिस्फाइड नहीं हो ऊपर के कुछ लोग, और वो ये चाह रहे हैं कि फिर चेंजेस आए, एग्रेसिव अप्रोच एक नजर है, जिसमें आपका आगे कहीं ना कहीं मुझे अजहर अली भी नजर आ रहा है कि शायद उसको भी साइडलाइन किया जाए। मिसबाह का तो मुझे लग रहा है रोल जरा एंड हो रहा है,
शायद शुएब अख्तर या मोहम्मद अकरम या मोइन खान, इन लोगों के। आपकी ओपिनियन में एज अ कोच में रिजाइन करना चाहिए था, एज अ सिलेक्टर जाजिम आप पहले शुरू करना? मेरे ख्याल से तो रिजाइन ही नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से जो ये मेरे ख्याल से जो एक्सपेरिमेंट चल रही है उसे कंटिन्यू रहना चाहिए था। एटलीस्ट जो है अपना एक 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 कोई टाइम होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसमें आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो। अगर आप सिर्फ रिजल्ट अभी अब देखो ना, तो हम इंग्लैंड टूर के अंदर मेरे ख्याल से इंग्लैंड टूर में हम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा खेले हैं। हमने 2 टेस्ट मैचेस वहाँ पे ड्रॉ किए। एक मैच अजहर अली की नाकाम कैप्टनसी की वजह से आखिरी दिन पे हम वो जीता हुआ मैच हार गए। जब पीछे यूनुस खान बैठा हुआ है, पीछे मिसबाह अलग बैठे हैं। नहीं, लेकिन ग्राउंड पे फैसले तो अजहर अली ने करने हैं ना। जब 5 आउट हो गए थे जब इंग्लैंड के, तो नहीं तो मिसबाह ने आके तो नहीं बताना था ना कि बाउंसर्स करेंगे आप, जो है वो किस तरह से बॉलिंग को करें। वकार यूनुस और अजहर अली की जो है उसके अंदर कमजोरी है, उसमें मिसबाह की तो कोई कमजोरी नहीं है। इवन के यूनुस खान को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो आपको इम्प्रूव नजर आए शान मसूद, आपको इम्प्रूव नजर आए आबिद अली, आपको इम्प्रूव नजर आए सारे तकरीबन बैट्समैन जितने भी हैं। तो जो है मिसबाह को यूनुस खान को क्रेडिट जाता है ना उसके अंदर। तो इंग्लैंड की सीरीज हम अबव एक्सपेक्टेशन खेले। टी20 की जो सीरीज है उसमें हमने एक मैच जीता, ठीक है। तो एक अगर आप सिर्फ इस पे आप देखते हैं तो एक ग्राफ ऊपर जा रहा था। ग्राफ ऊपर अभी तो ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ था। आपको थोड़ा सा 1-2 सीरीज और देनी चाहिए थी। उसके बाद अगर ना रिजल्ट चाहते फिर आप बेशक सब पोजीशन ले लेते। और मेरे ख्याल से कि पोजीशन जो सबसे पहले ली जानी चाहिए, अगर ली जानी चाहिए थी, तो वो कोचिंग की थी सिलेक्टर से ज्यादा। ये मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। नहीं, इसमें मैं भी जाजिम से सेकंड करूंगा पॉइंट के, जहां मिसबाह को अब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था टिल न्यूजीलैंड सीरीज, आप ये चलने देते। उसके बाद आप देखते हैं, आप सारा करते, असेसमेंट करते टीम की क्या परफॉर्मेंस है, क्या कोचिंग। क्योंकि यार एक टाइम होता है 1.5 साल, अब ये हम इसी एक्सपेरिमेंट में लगे रहते तो क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने यही हमारे वही रहना था, स्टैग्नेंट रह जाती। तो आई फील कि न्यूजीलैंड सीरीज तक देखते, उसके बाद फिर हम असेस करते। और अगर वही वाली बात में सेकंड वही प्रेशर सर, ये तो हमारे ना क्रिकेट बोर्ड का इशू है ना, कि आप बात करोगे, मैं बात करूंगा या मीडिया बात करेगा, तो वो प्रेशर लेंगे ना, वो इसी पैनिक में आगे टीमें बना लेते हैं। अगर सिर्फ सिलेक्टर होता, लेकिन बिकॉज ऑफ द डुअल रोल इसको सैक करना पड़ा। और जाहिर है प्रेशर आपको पता है क्या है। देखिए याद रखिए, कोई भी मिसबाह की सिलेक्शन के ऊपर बात करने से पहले ये जरूर याद रखा करें कि आबिद अली को भी सिलेक्ट करने वाले मिसबाह ही हैं। हाँ जी, नसीम शाह को भी टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट करने वाले मिसबाह ही हैं, ठीक है। ये सब प्लेयर्स जिनकी आज अब गुण गा रहे हैं, उनको आगे लाने में मिसबाह ही हैं। तो अदनान बात करें सिलेक्टर में, उसने वही बात है, प्लेयर्स का पता है उसे। अदनान आपको पता है कि उन्हें एज अ कोच जाना चाहिए, एज अ सिलेक्टर। मिसबाह को बहुत लंबा अर्सा पाकिस्तान की कप्तानी मिली है। मैं वनडे क्रिकेट की बात करूं स्पेसिफिकली। क्यों कह रहे हैं, क्यों स्पेसिफिकली वनडे की बात कर रहे हैं? नहीं, आप क्यों वनडे की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं? ये तो आप पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया एंकर्स की तरह कह रहे हैं कि जो आपके एजेंडे को बात सूट करती है वो आप करेंगे, दूसरी बातें आप नहीं करेंगे। टेस्ट और वनडे मिला के बात करें ना। कि क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होता है ना सबसे बड़ा, जो हर कोई जीता रहता है, वो वर्ल्ड कप होता है। मिसबाह उल हक को एक वर्ल्ड कप से लेके अगले पूरे वर्ल्ड कप तक कप्तानी मिली 4 साल। मिसबाह उल हक ने जब 2011 में टीम ली थी, वो कैसी टीम थी, और जब 2015 में उन्होंने टीम छोड़ी थी तो टीम किस हालत में थी। और ये हम ना आदत है हमारी कि हम आधा सच बात करते हैं। कभी मिसबाह उल हक ने टेस्ट में नंबर 1 पे टीम को पहुंचाया, मेरे भाई नंबर 1 पे टीम पे पहुंचाया था, लेकिन जब छोड़ा था ना उन्होंने टेस्ट की कप्तानी, तो नंबर 6 पे थे। वेस्ट इंडीज की सीरीज आखिरी सीरीज थी उनकी, जहाँ पे 2-1 जीते थे। उस वक्त पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में 6 नंबर पे था। ये मैं आपको 6 उंगलियों के साथ दिखा रहा हूँ, 6 नंबर पे था। और जब मिसबाह ने कप्तानी ली थी तो हमारी आधी टीम मैच फिक्सिंग पे फारिग हो गई थी। टीम के अंदर लड़ाइयां चल रही थी। पाकिस्तानी क्रिकेट के अराउंड वक़ा यूनुस साइद अफरीदी आपस में लड़ रहे थे। कोई पाकिस्तानी क्रिकेट की कप्तानी लेने को तैयार नहीं था। और उस वक्त मिसबाह उल हक ने कप्तानी लेके पाकिस्तानी क्रिकेट को सहारा दिया, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को सहारा दिया, और हमें अहम फतूहात से जो है वो हमें नवाजा। ओ भाई, अगर मिसबाह कप्तानी की बात करनी है ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं बड़ी लंबी स्टोरी बता सकता हूँ मिसबाह कप्तानी एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन। लेकिन आज उसके बारे में बात नहीं हो रही, तो कोच सिलेक्टेड भी रहते हैं, क्योंकि मिसबाह एज अ कैप्टन क्वेश्चन। मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सवाल कोच का पूछा है, वो बार बार कप्तानी पे लेके जाते हैं। आपने सवाल कोच का पूछा, हमसे बात कर ही नहीं रहे, कप्तानी की बात नहीं हो रही यार। कोच बस जल्दी से कोच सिलेक्टेड, किसको रिजाइन करना चाहिए, कैसे
ये मेरे हिसाब से तो मिसबाह उल हक साहब को चाहिए था कि उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई है पाकिस्तान में, अभी उनके बड़े लाखों करोड़ों फैंस हैं, तो अभी थोड़ा सा जो अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट से थोड़ा डिस्टेंस कर लें, और अगर उन्होंने एक जॉब करनी है तो मेरे ख्याल से चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी बेहतर। अच्छा गाइस, अब हम काफी ओपिनियन दे दिए, बस एक क्विक राउंड कर लेते हैं बहुत जल्दी से, जो भी आपको ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड आ रहा है कि नया चीफ सिलेक्टर यार, वो अभी सुन रहा हूँ मोइन खान का। वैसे आई थिंक मोइन खान वोंट बी बैड चॉइस, लेकिन अभी आई थिंक उनके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि हाँ उनके अभी चल रहा है, फिर वही बात हो जाएगी जो इंतजाम और इमाम के साथ हुई कि भाई काम कर क्यों रहा है, फिर अगर वो क्योंकि आगे जाके आजम खान कंसीडर होगा तो मेरे ख्याल में मोइन खान साहब को ये जॉब देनी चाहिए और मेरे ख्याल को लेनी चाहिए। मोहम्मद उसके अलावा आई थिंक मोहम्मद अकरम को मेरा तो बल्कि ख्याल है शुएब अख्तर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि शुएब अख्तर साहब ने बड़ा बातें की है, उनके मतलब कि माशाल्लाह मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी टीम सेलेक्ट करें जो तगड़ी हो, जो रगड़ा लगाए, जो फेंटा लगा दे, जो पसली तोड़ दे, तो हम सब देखना चाहते हैं, तो शुएब अख्तर साहब एक अच्छी चॉइस है। अच्छा, तो आप बात करते हैं कि जी कि पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड नहीं बनाना चाहिए और मिसबाह उल हक सीख रहे हैं, तो ये अब आप बात करें कि शुएब अख्तर को इसलिए दिया जाए कि ताकि देखा जाए कि वो जितनी बातें करते हैं वो क्या सही करते हैं कि नहीं करते। आपके ख्याल में सिर्फ ये देखने के लिए कि एक इंसान बातें सही करे कि नहीं करा उसे चीफ सेलेक्टर बनाना चाहिए अदनान? आप बिल्कुल जब से वो पीडीएम का जलसा हुआ है आप भी उन्हीं लीडरों की तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जो है मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में जो अच्छा कैंडिडेट होगा चीफ सेलेक्टर का वो नॉर्दर्न के जो कोच हैं मोहम्मद वसीम, मुझे उनका लगता है कि वो उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये कि उन्होंने प्लेयर्स को ना सिर्फ देखा है करीब से डोमेस्टिक में पिछले 8-10 साल से हैं, उन्होंने प्लेयर्स डेवलप भी करके दिए हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है प्लेयर डेवलप करने के ऊपर, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर अंडरस्टैंडिंग। मोहम्मद अकरम भी अच्छा उन्होंने कोचिंग की है, लेकिन जिस तरह की फिनोमिनल सक्सेस मोहम्मद वसीम ने हासिल किया वो अब मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया कि उन्हें हम कोई सीनियर रोल जो है लाजमी उसमें देखें पीसीबी में। एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। रामेश भाई, आप आखिर में बताएं हमें कि आपको क्या लगता है कि हु शुड बी द न्यू चीफ सेलेक्टर? देखो यार, जो न्यूज चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो मोइन खान और मोहम्मद अकरम का जरा लग रहा है, शुएब अख्तर भी हो सकता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ लगता नहीं, बट मैं अगर होता, मतलब मुझे अगर मेरी ख्वाहिश होती तो यार आमिर सुहेल या राशिद लतीफ, मैं इनमें से कोई करता। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि आमिर सुहेल जब चीफ सेलेक्टर था आफ्टर 2003 वर्ल्ड कप, जब सारे सीनियर्स गए तो वही लॉट अभी तक चल रही है। उमर गुल 2 दिन पहले रिटायर हुआ, मोहम्मद हफीज अभी तक चल रहा है और उसको लग रहा है कि अब पीक आई है, शोएब मलिक अभी तक चल रहा है, तो यार मुझे लग रहा है कि आमिर सुहेल के अंदर ना वो एक आई है, वो जो टैलेंट ढूंढने वाले वो सिलेक्टिव नहीं है, लेकिन राशिद लतीफ में भी वही चीज है कि वो मेरिट का वो साथ रिजाइन लेके फिरता है कि यार बस मैं ये दोनों ना इनकी बड़ी एक रिक्वायरमेंट भी है, बहुत दूर रहना है यार, कोई वाली बात है कि मैं एक नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको बाबर आजम ने कहा कि मेरे दोस्त उस्मान कादिर को खिलाओ, या अगर क्या कहते हैं पीसीबी ने कोई अगर इनको पर्ची भेजी तो ये तो फिर छोड़ जाएंगे, इसका क्या करेंगे? ये छोड़ देंगे, इसलिए ये वही वाली बात है जैसे राशिद अपने शो में कहते हैं कबीले का मिसवा नहीं है, तो अगर इनमें से देखा जाए तो यार शुएब अख्तर या मोहम्मद अकरम, क्योंकि मोहम्मद अकरम का भी है कि वो बड़ा प्रोफेशनल और धीमे मिजाज वाला बंदा है, जैसा सेलेक्टर पाकिस्तान को चाहिए ना, ये वही बंदा है कि यार बस करता रहे इस बार टाइप। यस मैन, ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए अलग डिबेट है, लेकिन चले कोई नहीं। तो अभी तो एज ए कोच है बिल्कुल ठीक है, जो राशिद ने भी कहा था कि कबीले के बंदे को ही लाएंगे, ये लोग कबीले के बाहर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे ही प्रेफरेंस मेरी आमिर सुहेल होती, लेकिन कंसीडरिंग गो विद शुएब अख्तर has a lot to now after having a lot to say, ये शुएब का टाइम हो सकता है और पता चलेगा, लेकिन मुझे वही बस पोस्ट है कि मिसबाह कोच, शुएब चीफ सेलेक्टर कैन नॉट, तो यहाँ ये बड़ा अगर ये होता है कि चीफ सेलेक्टर शुएब होता है, कोच मिसबाह, तो यार ये एक बड़ा ये डेडली कॉम्बिनेशन है, या तो टीम तबाह है या टीम बहुत आगे है, मुझे ये एक बड़ा मजे का एक चीज देखने की वाली होगी। मोहम्मद वसीम काफी रियलिस्टिक। एक बात मैं करना चाहूंगा कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं किस तरीके से मोइन खान के पास पहुंच जाती है तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, इधर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आपका एक बड़ा अच्छा स्टेटस है हमारी नज़र में हीरो का, आपने 92 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वो अहम छक्का लगाया है, अब आप चीफ सेलेक्टर बन के आप फिर आजम खान को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप पे लोग बात करेंगे जिस तरह इंजमामुल हक के साथ हुआ, उनका लेजेंडरी स्टेटस हमारे सामने गिरा जब वो बार बार उन्होंने ज़बरदस्ती इमाम को सिलेक्ट किया, आपका वो बेटा है, आपका दिल नहीं मानेगा, आपको करना पड़ेगा,
सिलेक्ट आप उसे करेंगे, फिर आप पे बात होगी पर्ची की, तो अपनी इज्जत कमाएं, अपनी अच्छी आप क्या कहते हैं एकेडमी रन कर रहे हैं, आराम से आप बैठ के रहना चिल करें, आपको यार अच्छे पॉइंटों पे याद देखो, रखें। अगर मोइन खान आता भी है तो ये वही वाली चीज होगी जो 2015 के वर्ल्ड कप में थी कि मोइन खान चीफ सिलेक्टर, मिसबा तब कैप्टन था, अब कोच होगा, और वकार बॉलिंग कोच चाहे अब तब कोच था, तो एक वो ट्राई का फिर होगा कि एक अनसर्टिनिटी रहेगी, एक दूसरे पे ब्लेम गेम शुरू होगी, मिसबा कहेगा ये मेरी बात नहीं मानता, मोइन खान कहेगा ये मेरी बात नहीं सुन रहा, तो ये एक अजीब और वो तीनों की लड़ाई का जो गुस्सा है वो सरफराज पे निकला करेगा, वो अगर डबल सेंचुरी पे मारेगा तो सिलेक्ट नहीं होगा। एक छोटी सी मैंने बात करनी है कि मुझे उम्मीद है कि कोई अच्छे सेलेक्टर ही आएंगे, क्योंकि जाजिम मेरी बात को सपोर्ट करेगा कि अगर गंदी सिलेक्शन की जाए और ना ही लोगों को सिलेक्ट किया जाए तो उसका बोझ जो खुद पूरी कौम को उठाना पड़ता है। बिल्कुल, और 3 दफा उठाना पड़ता है। बोल लिया। और उनकी औलादों की शक्ल में भी उठाना पड़ता है। So that was part 2 of episode 17 और रामेश भाई, जाजिम भाई, अदनान भाई काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई मिसबा की रेजिग्नेशन के हवाले से, और बड़ा स्पेशल लगा आज एक बार आया था साथ। अगर आपसे आएंगे फिर बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप लोगों में से किसी को भी इंटरेस्ट है दूसरा भी पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए जस्ट लाइक दिस, तो फिर डू कमेंट डाउन बिलो या फेसबुक पे हमें मैसेज कर दें, लिंक इज डाउन इन डिस्क्रिप्शन बिलो, उधर से हम आपको अकोमोडेट कर देंगे। हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन हो फैंस के साथ। दूसरा व्यू पॉडकास्ट का मकसद ही ये है कि फैंस का व्यू सामने रखा जाए, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो कैलाश, इससे पहले हम आपको अलविदा कह दें, इससे मैं बस बोलना चाहता हूँ रमीश, आपका एक बहुत अच्छा शो है यूट्यूब पे, आप सारों को आगाह करना चाहते हैं उस शो के हवाले से? यार मेरा YouTube शो है हिट विकेट बाय रैम्पस, के जिसमें मैं खुद आता हूँ और सैटायर तरीके से, और दोनों जैसे आप लोगों का दूसरा व्यू है तो मैं एक पब्लिक का व्यू रखता हूँ जो जज्बात है, सेंटिमेंट्स, और एक अपने व्यूज रखता हूँ कि किस तरह चीजें चल रही हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट किया इंटरव्यू सीरीज, जो पाकिस्तान खेल सकते थे, जो डिजर्व करते थे, नहीं खेल पाए, सियासत का शिकार थे, और रिसेंट मैंने किया है अफजाल भट्ट का जो 1970 से 90s तक खेले हैं, और कॉट बैंड में आप लोगों ने देखा ही है, तो उनके साथ एक मेरी हार्ड टॉक हुई है, तो यार जरूर वो देखेगा, रिस्पांस भी दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार इंशाल्लाह, बिल्कुल रमेश को और सपोर्ट। दूसरा व्यू लाजमी देखा करो यार, ये बड़ा मजे का शो है, ये लोग बॉयज बड़े फिट हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, हमारी कमेंट्स में बहस भी हो जाती है, बड़ा मजा भी आता है इनसे बात करके, तो एक अच्छी चीज है कि एक हम प्रोडक्टिविटी बात करते हैं, तनकीद पर है, तनकीद नहीं, तनकीद पर है, इस पे चलते हैं। बिल्कुल, आपको छोड़ने से पहले कोई ऐसी चीज जो आप दूसरा व्यू पे देखना चाहते हैं, कोई स्पेशल या कोई पॉडकास्ट डिस्कशन, ऐसी कोई भी चीज जो आपके अटेंड करे? यार देखो, मुझे जितने मैंने आप लोगों के स्पेशल्स पर सलीम मलिक और वसीम अकरम वाला तो मेरा फेवरेट है, कि मैं अभी भी मत कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूँ, करता हूँ। और यार मैं कह के आप लोग पाकिस्तान के कुछ क्लासिक मैचेस हैं जैसे 90s के या 80 लेट 80s के या मिड 2000 के या जो भी हमने देखे हैं, तो उन पे भी ना एक जरा डॉक्यूमेंटेड सी जरा एक किए जाए तो ये एक बड़ा अच्छा रहेगा। आइडिया कि मतलब उस मैच में स्पेसिफिकली क्या हुआ था उस डे में, उस मैच की देखिए, हर मैच की यार एक स्पेशलिटी है, जैसे 99 के वर्ल्ड कप का मैच था ऑस्ट्रेलिया से हेडिंग्ले में, जो हम जीते थे, जो हम नहीं हराया था लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को, तो उसकी एक स्पेशल होना चाहिए कि यार क्या था, या 2014 में जो इंडिया से मैच था अफरीदी का फेमस छक्का, तो एक वो भी एक मेमोरी रहेगी, चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल एक। रामेश भाई, वो उसमें एक मसला ये हो जाता है कि अक्सर इस तरह के पाकिस्तान के जो विंटेज मैचेस है ना, उसमें जो जिन लड़कों ने परफॉर्म किया होता है वो अक्सर इमरान खान के प्रोडक्ट निकल आते हैं, तो इमरान खान की जब हम ज्यादा तारीफ करें ना तो हमारा एक इधर एडी है उसका पेट खराब हो जाता है, तो इसलिए हम ज्यादा वो करते नहीं, फिर थोड़ी टेंशन हो जाती है यहाँ पे, है ना? अदरवाइज यार आप लोगों का कंटेंट बहुत फिट है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ तो तुम आप लोगों के कंटेंट का, तो यार गुड लक और कीप इट अप, और ऐसे थैंक यू सो मच, और आप बढ़िया से देखते रहे, इंशाल्लाह आगे देखते रहे, आपको फिर से पॉडकास्ट पे देंगे। और अगेन अगर आप जो हमारा सब्सक्राइबर है, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले हिट विकेट बाय रैम्पस को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल थैंक यू। So until next time guys, take care of yourself and अस्सलाम वालेकुम। आप लोग भी सारों को